नमस्कार। सोमवार सुबह पावर ब्रेकफास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत आ रहे हैं। थोड़ी मिलीजुली से शुरुआत दिखी है। गिफ्ट निफ्टी 21,900 के करीब 50 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स में 86 अंकों की कमजोरी है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी 60 अंक नीचे है। वहीं अगर एशियन मार्केट्स पर नजर डाले जाए तो 100 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ जापानीज मार्केट निके इस समय कारोबार कर रहा है, लेकिन दूसरे जो मार्केट्स फिलहाल खुल रहे हैं 1-2% की कमजोरी वहां नजर आ रही है। प्रेशर एकाएक हमने देखा है कमोडिटी मार्केट में बढ़ते हुए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहां मजबूत हुआ है, 2 महीने की ऊंचाई पर है। कच्चा तेल, सोना चांदी, मेटल्स सब में हमने लाल निशान में कारोबार होता हुआ देखा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी और कमोडिटी मार्केट के लिए कैसे क्यूज निकल कर आ रहे हैं, पूरी डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी नुपुर के पास। नुपुर, मॉर्निंग। जरा बताइए 2 चीजें, पहले तो पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है और इस हफ्ते के ट्रिगर्स इवेंट्स कौन से हैं? बिल्कुल, लगातार दूसरे दिन हमने तेजी देखी है यूएस बाजार में और इस हफ्ते भी काफ़ी सारे नतीजे आएंगे जिसकी वजह से वहाँ पे जो है फोकस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले हफ्ते फ्राइडे की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको जो अमेरिकी बाजार है वो ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड वहाँ पे बनते हुए देखा। 4 हफ्ते की जो तेजी है वो बरकरार नजर आएगी। पूरे महीने एक पॉजिटिव संकेत ही रहा यूएस मार्केट से। डाउ में भी देखें तो रिकॉर्ड क्लोजिंग आती हुई नजर आई और नैस्डैक 2 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। अगर आप YTD एक ही महीना हुआ है इस साल का और डाउ में अप मूव देखें तो करीबन 2.5% का मूव आपको नजर आएगा। S&P 500 भी 4% की तेजी यहाँ पे सिर्फ एक महीने में आती हुई दिखी और नैस्डैक भी पीछे नहीं है, करीबन 7.5% ऊपर एक महीने में आपको ये इंडेक्स भी ऊपर नजर आते हुए दिखा है। टेक स्टॉक में जो तेजी है वो बरकरार है। जो रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के जो संकेत, जो कमेंट्री और जो गाइडेंस ये कंपनीज दे रही है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद मेटा में 20% की तेजी हमने आती हुई देखी। फ्राइडे के दिन मेटा ने पहली बार क्वार्टरली डिविडेंड देने की भी घोषणा की, तो ये भी पॉजिटिवली लिया गया। साथ ही साथ जो बायबैक का अनाउंसमेंट किया $50 बिलियन का, उससे भी बाजार खुश होता हुआ नजर आया और जिसकी वजह से स्टॉक में 20% की तेजी हमने मेटा के स्टॉक में फ्राइडे के दिन देखी थी। अर्निंग्स अमेजॉन के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे। जो अनुमान था उससे बेटर नतीजे आते हुए दिखे, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी 8% ऊपर फ्राइडे के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मैक्रो नंबर्स में एक बार नज़र डालें तो जनवरी के जो जॉब्स रिपोर्ट सामने आएंगे वो भी उम्मीद से काफ़ी बेहतर आती हुई नजर आई। 3,53,000 नई नौकरियां जोड़ी गई। अनुमान 1,85,000 का था और जो वेजेस है उसमें भी 4.5% की ग्रोथ हमने देखी। जो अनुमान था वो 4.1% के आसपास था। तो मैक्रो के लिहाज से भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, वहाँ पे इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल यही है कि जो रेट कट है उसकी संभावना और आगे टलती हुई नजर आ रही है। मई तो लेकर ही चल रहे हैं। अब जानकारों का ये भी मानना है कि दूसरी जो छमाही है वहां तक फिसलती हुई जो रेट कट है उसकी जो संभावना है वो टलती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड देखे 10 साल की तो वो भी 17 बेसिस पॉइंट ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी। 4% के ऊपर अब ये पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स भी 2 महीने के ऊपर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 104 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिला था। जो डॉलर इंडेक्स का एक इम्पैक्ट हमने देखा फ्राइडे को, उसकी वजह से फ्राइडे के दिन कमोडिटीज थोड़ा वहां पे वीकनेस आती हुई नजर आई। क्रूड भी देखे तो 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, $78 के आसपास। सोना $2,050 के नीचे आपको नजर आएगा। चांदी भी $23 के नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और मेटल्स भी बीते हफ्ते कमजोरी देखने को मिली थी। तो इक्विटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग यूएस मार्केट से संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल पे अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं और नतीजे काफी बेटर आ रहे हैं और जो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है, मैक्रो डेटा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। तो रेट कट का संकेत सेकेंड हाफ तक टलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कमोडिटीज में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली। चलिए, तो नुपुर ने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। धन्यवाद नुपुर पूरी डिटेल के लिए। आइए, जिस तरह के ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग। दमदार प्रदर्शन यूएस मार्केट्स का रहा है, कच्चे तेल की गिरावट का भी सपोर्ट है। सर आज कैसे ट्रेड करेंगे हमारे मार्केट्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल? गुड मॉर्निंग नेहा। वैसे देखिए संकेत तो काफी अच्छे हैं। एक और अमेरिकी बाजारों से संकेत दिख रहे हैं, दूसरी ओर आप देखिए
शुक्रवार के सेशन में हमने नया एफआई बनाया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, लेकिन एफआई की तरफ से, घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी आते हुए दिखे। तो फ्लोज के लिहाज से और खबरों के लिहाज से, दोनों ही लिहाज से अगर आप देखें तो कोई खास नेगेटिव संकेत है नहीं। अब अगर गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नीचे दिख रहा है तो ऐसा लग रहा है शायद एसबीआई के रिजल्ट पर थोड़ा सा रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि शुक्रवार के सेशन में भी निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बिकवाली थी। तो बैंक थोड़ा सा मुश्किल वाला मामला है, और आज एसबीआई के रिजल्ट के बाद बैंक और भागेंगे इसकी संभावना नहीं है। तो आई थिंक बैंक्स को लेकर शायद बाजार में थोड़ा सा दबाव रह सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आएंगे तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा, और वो है 21,700 से 21,800 की रेंज। टाटा मोटर्स के अच्छे नतीजे हैं, इंडिगो अच्छे नंबर्स हैं, नंबर से कुछ सपोर्ट आपको मिलेगा भी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं होगी, लोअर लेवल पर निफ्टी में आपको सपोर्ट भी आता हुआ दिख जाएगा। सेक्टर रोटेशन है ही, कोई तो ऐसा सेक्टर होगा जो आपको सपोर्ट देगा, जिसमें आज ऑटो सेक्टर सबसे आगे रह सकता है। ऊपरी स्तरों पर 21,900 से 22,000 की रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल मामला है। 45,550, 45,675 ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। बैंक निफ्टी पर पहला सपोर्ट ये है, और ऊपरी स्तरों पर 46,475 से 46,575 की रेंज वो है जो बैंक निफ्टी के लिए मुश्किल होगी। उससे पहले 46,200 पार करना मुश्किल होगा, अगर वो पार किया तो वो मुझे तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी में 46,200 पार करना भी मुश्किल नजर आता है। सो ओवरऑल व्यू क्लियर है, निफ्टी पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी है, बैंक निफ्टी पर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखनी है, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से बाजार को आज आपको अप्रोच करना होगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, वैलिड पॉइंट्स है। धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि किन किन पॉकेट्स में क्या क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। चलिए बढ़ते आगे और जान लेते हैं कि खबरों के दम पर कहां का एक्शन दिखेगा। तिमाही नतीजे भी आ रहे हैं, उन सब की डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। पहले तो बताइए तिमाही नतीजे ओवर द वीकेंड कैसे रहे? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिग्गज है, इसके नतीजों का विश्लेषण कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आंकड़े आपको जहां पर ध्यान में रखना है, एक तो एक्सेप्शनल लॉस हुआ है भारी भरकम, इसके चलते लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नतीजे कमजोर हैं। और स्लिपेजेस की बात करें तो साल दर साल और तिमाही दर तिमाही यहाँ पर आप देखिए दोनों में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। हालांकि एसेट क्वालिटी के लिहाज से जितना एस्टिमेट था इसके मुताबिक आपको यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है। एनआई यहाँ पर आपको तकरीबन 5% की बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मुनाफे का आंकड़ा अगर आप देखें, क्योंकि एक्सेप्शनल लॉस है, इसी के चलते 35.5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। 7,100 करोड़ का जो है एक्सेप्शनल लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा मोटर्स यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन है, इनफैक्ट जितना उम्मीद थी उससे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। मुनाफे का आंकड़ा देखिए 4,100 करोड़ के आसपास का एस्टिमेटेड था, 7,025 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। अदर इनकम के लिहाज से भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी ज़्यादा रही है तिमाही, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से देखें या फिर आप मार्जिन के लिहाज से 13.4% एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 13.9% के एबिटा मार्जिन शानदार आपको देखने को मिले। लेकिन यूपीएल यहाँ पर नतीजे हैं काफ़ी कमज़ोर, और कमज़ोर नतीजे ही आना था तो उससे भी थोड़ा सा खराब प्रदर्शन ही आपको देखने को मिला है। एडजस्टेड तौर पर अगर आप देखें तो जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर 86% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स में देखिए केवल 4.2% के एबिटा मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, और इस बार करीब 1217 करोड़ का घाटा भी दर्ज किया है। कमेंट्री के लिहाज से अगर आप देखें तो अब सबकी नजरें FY25 पर टिकी हुई हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखिएगा, परफॉर्मेंस थोड़ा सा मिला जुला माना जाएगा, क्योंकि मुनाफे के आंकड़े में अगर आप देखें तो बढ़त काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रही है। हालांकि 1140 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 1163 करोड़ के आसपास का आंकड़ा देखने को मिला है, और नेट इंटरेस्ट इनकम में 31% की बढ़त देखने को मिली है। हालांकि जो डिसबर्समेंट तकरीबन 6% घटे हैं, इसको लेकर देखें बाजार कैसे रिएक्शन देगा। मेट्रोपोलिस यहाँ पर नतीजे आप देखिए अनुमान के मुताबिक आपको देखने को मिले। आय के आंकड़े की बात की जाए तो 288 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले ऑलमोस्ट इन लाइन है, 291 करोड़ का आंकड़ा है। 63 करोड़ का एबिटा एस्टिमेट था, 64 करोड़ का आंकड़ा है, 22% के मार्जिन एक्सपेक्टेड थे, और बिल्कुल इनलाइन नंबर्स यहां पर आपको देखने को मिले। इंटरग्लोब एविएशन ये भी अपनी अर्निंग्स पर रिएक्ट करेगा। नतीजे अगर आप देखें तो अनुमान से काफी बेहतर देखने को मिले। एबिटार की बात करें तो 4,072 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 5,475 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला, और मार्जिन 22.2% के थे, एस्टिमेटेड 28.1% का एबिटा यहां पर मार्जिन आपको देखने को मिला है।
कुछ कैश के रिजल्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो डिलीवरी यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी देखने को मिली है। 196 करोड़ का जो है पिछले साल लॉस था, इसके मुकाबले 12 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। एबिटा भी देखिए पॉजिटिव हुआ 108 करोड़, जो कि पिछले साल 73 करोड़ था। बाजार इसको पॉजिटिव रिएक्शन देगा। सुदर्शन केमिकल्स यहाँ पर आप देखिए मुनाफा जो पिछले साल केवल 60 लाख था, अब बढ़कर 15 करोड़, 25 गुने की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली और 8% से मार्जिन बढ़कर हो गए 11%। काफ़ी अच्छे नतीजे हैं। अब मॉइल की भी बात करें तो यहाँ पर भी देखिए आय का आंकड़ा तो फ्लैट है, लेकिन कामकाजी तौर पर तिमाही अच्छी 61% की एबिटा ग्रोथ है। जो मार्जिन है वो 18% से बढ़कर 29% हो गया और मुनाफे में भी 35% की बढ़त देखने को मिली है। ओके चलिए, तो ये तो रहे नंबर्स की एनालिसिस, लेकिन आशीष आज भी कोई नंबर्स आएंगे खबरों के दम पर, कहाँ एक्शन रहेगा? देखिए एक्शन सबसे पहले अर्निंग्स में निफ्टी में भारतीय एयरटेल, पोस्ट मार्केट्स इसके रिजल्ट आएंगे। एफएनओ की बात की जाए तो टाटा केमिकल्स और अशोक लेलैंड, ये भी दो कंपनीज ऐसी हैं जो बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे पेश करेंगी। टाटा मेटालिक्स, ये भी स्टॉक अगर आप देखें तो आज सस्पेंड होगा, क्योंकि जिस प्रकार से टाटा स्टील के साथ मर्जर हो रहा है इसके चलते ये स्टॉक फिलहाल ट्रेडिंग के लिए अब आपको अवेलेबल नहीं होगा। डेल्टा कॉप, यहाँ पर गोवा बेंच और बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पर हियरिंग देखने को मिलेगी। प्राइस बैंड में बदलाव है, लगातार 2 दिन लोअर सर्किट हिट करने के बाद जो पेटीएम का प्राइस बैंड है अब वो 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पर आपको डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। कोफोर्ज इंटरिम डिविडेंड है 19 रुपए का और एमजीएल 12 रुपए के एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट्स में भी अगर आप देखें तो एक्शन काफी अच्छा है। एपीजे पार्क होटल, जहां पर अगर आप देखें तो आज से लेके 7 फरवरी तक के जो आईपीओ वो खुला रहेगा। प्राइस बैंड एक बार आपको बता देता हूं, 147 से 155 रुपए, 96 शेयर का लॉट साइज है और इशू साइज है 920 करोड़ का। कंपनी की एंकर बुक अगर आप देखें तो 409 करोड़ जुटाए हैं और इसमें काफी अच्छे नाम है। निप्पॉन लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूफ्रांस, एचडीएफसी लाइफ, क्वांट फंड, यहाँ पर एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंथली अपडेट आया एम&एम फाइनेंस की तरफ से, जहाँ पर डिसबर्समेंट में आप देखें 11% की बढ़त देखने को मिली है और कलेक्शन एफिशिएंसी जो है बिना बदलाव के 95% है पिछले साल के मुकाबले। बड़ी खबरों में सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट, ये फोकस में रहेगा क्योंकि सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने सोनी की अर्जी ठुकराई है। इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने कहा है कि जी को एनसीएलटी जाने से नहीं रोका जा सकता है, तो ये एक पॉजिटिव खबर है। पेटीएम यहाँ पर भी फोकस रखेगा क्योंकि ओवर द वीकेंड ढेर सारी खबरें आपको देखने को मिली। सबसे पहले अगर आप देखें तो पेटीएम ने खुद स्टॉक एक्सचेंज को क्लैरिफिकेशन देके बताया है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में जो कंपनी की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि कंपनी के ऊपर या सीईओ के ऊपर जांच चल रही है, तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो पूरी तरीके से खंडन आ गया कंपनी का, कह रहे कि मनी लॉन्ड्रिंग की कोई भी जांच नहीं और कोई उल्लंघन भी नहीं किया है। लेकिन फ्राइडे को खास बात यह है कि 3:29 पर मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 50 लाख शेयर यानी करीब 0.79% इक्विटी 487 रुपये 20 पैसे जो लोअर सर्किट था इसके ऊपर खरीदारी की है। ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया यहाँ पर फोकस रखेगा क्योंकि क्रूड पेट्रोलियम पर जो विंडफॉल टैक्स है इसमें बढ़ोतरी की है, 1700 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 3200 प्रति टन कर दिया है। और बिंदु फार्मा, ये भी स्टॉक रडार पर रहेगा क्योंकि यूएसएफडीए से 9 बड़े ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। जुबिलेंट फार्मोवा, यहाँ पर भी आप देखिए कि 2 फरवरी को यूएसएफडीए ने सब्सिडी की जांच की थी और उसमें अगर आप देखें तो 4 आपत्तियां यूएसएफडीए को मिली है, तो ये भी स्टॉक रिएक्ट करेगा। और अंत में कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर भी फोकस रखे क्योंकि भारतीय सेना से 150 करोड़ का करार किया है। चलिए, तो बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, नंबर्स तो हैं ही जिनके दम पर आज आपको दमदार कमाई का मौका मिलेगा। धन्यवाद आशीष। आइए अब एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नीलेश जी, मॉर्निंग, कौन से स्टॉक सेक्टर्स पे आपकी नजर रहेगी आज? मॉर्निंग नेहा जी, बिल्कुल देखिए मार्केट में पॉजिटिव साइड में ही मूव हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है और जो सेक्टर फ्राइडे के सेशन में हमें चलते हुए नजर आए थे वहीं पे मोमेंटम है। तो यहाँ पे मेटल स्पेस में हिंद कॉपर, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे हमने काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिले थे। 17% का हुआ इजाफा हुआ था, टेक्निकली एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो हिंदुस्तान कॉपर में यहाँ से और मोमेंटम हम ऊपरी स्तर पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। एंड अगर हम टारगेट की बात करें तो 312 से लेके 318, 312 और 318 के 2 टारगेट होंगे। 294 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। उसके अलावा देखिए ओएनजीसी एक दूसरा पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे लगातार हमने स्ट्रेंथ देखी है एंड फ्राइडे के सेशन में भी एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिला था। तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट ओएनजीसी में देखने को मिल रहा है। कोई भी डिप मिलती है तो इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 248 रुपीज के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। 268, 275 के 2 टारगेट्स होंगे।
थैंक यू सो मच नीलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। हिंदुस्तान कॉपर, ओएनजीसी, दो एरियाज पे रखिएगा नजर। 318 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर खरीदना, और ओएनजीसी यहाँ पर 275 तक का टारगेट गोइंग फॉरवर्ड बन रहा है। 248 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। जीसीएल ब्रोकिंग के अमित खरे हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अमित जी मॉर्निंग। कच्चे तेल पे पहले रणनीति सुझाइए, बिकॉज एकाएक जो हमने पिछले हफ्ते कमजोरी आते हुए देखी है, काफी कमजोर प्रदर्शन रहा है पिछले कई हफ्तों में, महीनों में देखा जाए। आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग नेहा जी, मेरे को लगता है अभी ये जो मूवमेंट आया है ये एक सीमित दायरे में ही अभी ट्रेड कर रहा है क्रूड ऑयल। 6400 रुपए से लेकर 5800 रुपए की इसकी रेंज है। तो मेरे को लगता है आज के सेशन में 5900 रुपए के आसपास अगर प्राइजेस मिलते हैं तो ट्रेडर्स को इसमें 5800 के स्टॉप लॉस के साथ एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। ऊपर में 6200 रुपए तक के लक्ष्य इसमें रख सकते हैं। ओके, सोना और चांदी दोनों पर प्रेशर हमने बढ़ता हुआ देखा है, क्या राय होगी? सोने चांदी में जिस तरीके के डेटा अनएम्प्लॉयमेंट और पेरोल के डेटा आए थे वो काफी नेगेटिव थे, उसका ही असर हमने यहाँ पे कीमतों में देखा है। तो मेरे को लगता है 1-2 दिन थोड़ा सा इसका असर और रह सकता है। ओवरऑल अगर इंट्राडे के लिहाज से देखा जाए तो 62,800 के करीब एक बार इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड में बिकवाली करके चलना चाहिए। अप्रैल वायदा 63,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 62,200 रुपए तक के लक्ष्य सोने में रख सकते हैं। वहीं पर चांदी की अगर बात करें मार्च वायदे की तो 71,700 रुपए के आसपास इसमें एक बिकवाली का ट्रेड लेके चले। 72,400 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 70,700 रुपए तक के टारगेट रख सकते हैं। ओके, मेटल्स में कुछ पसंद आ रहा है? मेटल में देखा जाए तो अभी जो है कॉपर काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव वापस फिर से डिमांड जोन में आ रहा है। 720 के करीब फरवरी वायदा एक खरीदारी का ट्रेड है। 718 रुपए का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट। ओके, थैंक यू सो मच अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कौन कौन सी कमोडिटीज में आज क्या क्या रणनीति अपनानी है। बढ़ते आगे एफआईआई यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है। नुपुर आज हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुकी हैं। नुपुर बताइए, आज ब्रोकरेजेस कहाँ पे नजर जमाए हुए हैं? बिल्कुल, नतीजे के बाद टाटा मोटर्स पर फोकस रखना है क्योंकि ब्रोकरेज की नज़र भी टाटा मोटर्स पर ही है। दमदार नतीजों के बाद लगातार यहाँ पे जो है टारगेट बढ़ते हुए आ रहे हैं। जेफरीज देखे तो लक्ष्य उन्होंने 950 से बढ़ा के 1100 रुपए का कर दिया है। बाई की रेटिंग है। सीएलएसए ने भी लक्ष्य 955 से बढ़ा के 1061 रुपए का कर दिया, और जेपी मॉर्गन भी देखे तो 925 से बढ़ा के अब उन्होंने लक्ष्य दिया है 1000 रुपए का। तो लगातार यहाँ पे लक्ष्य बढ़ते हुए दिख रहे हैं टाटा मोटर्स पे। और दूसरा एसबीआई, यहाँ पर भी नतीजे काफी बेटर थे, एक्सेप्ट प्रोविजन जो उनका बढ़ा है। उसके बाद सीएलएसए ने 700 रुपए से लक्ष्य बढ़ा के 800 रुपए कर दिया। नोमुरा भी देखे तो 665 से बढ़ा के 755, और जेफरीज की भी बाई की रेटिंग और लक्ष्य जो है वो 810 रुपए। तो टाटा मोटर्स और एसबीआई पे रखनी है नजर। ओके, टाटा मोटर्स, एसबीआई आज प्राइमरीली हमारे फोकस एरिया में रहेंगे। धन्यवाद नुपुर डिटेल के लिए। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।